हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग बात कर रहे हैं समरी लेक्चर। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर को समझे बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा जान नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। अब ये कौन से बच्चों के लिए है ये वाला सेशन, है ना। नहीं तो बाद में तुम ये बोलोगे कि सर आपने तो ऐसे पढ़ा दिया, वैसे पढ़ा दिया, हमें तो ये भी नहीं समझ में आया, हमें तो वो भी नहीं समझ में आया। ठीक है ना। ठीक है सर, जब भी किसी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो किस किस तरीके के एनर्जी चेंजेस होते हैं जो आयोनिक फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेगी। सर ये कहां काम में आता है? ये काम में आता है, मान लो किसी एक सब्सटेंस की आपको एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर दे रखी है और आपसे ये पूछा है कि बताओ कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसका एनर्जी सबसे कम है। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है इस चैप्टर को तो वो अच्छे से रिवाइज हो सके उसका टॉपिक, उसको एक चैप्टर के बारे में एक थिंकिंग क्रिएट हो सके। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं समरी लेक्चर। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और केमिस्ट्री का भी अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अगर नाम लें इस चैप्टर का तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को समझे बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा जान नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। यस। और अगर बात करूं कुछ जगह तो भैया फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, तो इसको केमिस्ट्री की जान बोला जाता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। इसका समरी लेक्चर कर रहे हैं, और जैसे हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का समरी लेक्चर किया था लगभग वैसा ही हम लोग यहां करने वाले। क्वेश्चंस नहीं करेंगे, यस ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि समरी लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर सकते। वन शॉट्स आप लोग देख सकते हो अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं वगैरह। और डिटेल में अगर आपको ये सेशन समझना है तो जो लोग अर्जुना के बच्चे हैं उनको तो पता ही है, हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो अगर वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़ सकते हैं। यस, वन शॉट्स भी बहुत सारे अवेलेबल है। अब ये कौन से बच्चों के लिए है ये वाला सेशन, है ना। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं सर जो इस सेशन को देख सकते हैं? तो मैं बता दूं आप लोगों को, वो सारे बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ लिया है। यस, और एक बार वो समराइज करना चाहते हैं पूरे लेक्चर को, पूरे सेशन को, पूरे चैप्टर को, और बिना ज्यादा टाइम लगाए, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए बिना चैप्टर का सीक्वेंस समझना चाहते हैं, तो वही बच्चे इस सेशन को देखें। जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं पढ़ा है, या पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर टूटा फूटा पढ़ा है, वो वाले भाई लोग इस सेशन से दूर रहें। नहीं तो बाद में तुम ये बोलोगे कि सर आपने तो ऐसे पढ़ा दिया, वैसे पढ़ा दिया, हमें तो ये भी नहीं समझ में आया, हमें तो वो भी नहीं समझ में आया। ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये वाला चैप्टर एक बार बढ़िया ढंग से पढ़ रखा है। ठीक है, और मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूं एक बार अच्छे से। तो करें फिर सेशन को स्टार्ट। अगर आप लोग कहें तो सेशन को कर दिया जाए स्टार्ट। डन डन। देखो जी, सबसे पहली चीज हम लोग बात करने वाले कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है ना। तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन वगैरह में आपको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। यस, जैसे मान लो अगर H2 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे के साथ किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े हैं, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दुनिया उसको केमिकल बॉन्ड के नाम से जानती है। बात ये आती है सर बॉन्ड बनता क्यों है? साहब बॉन्ड बनता है एटम की स्टेबिलिटी के लिए। देखो हमें पता है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम जो एटम्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग स्टेट में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, यस अपनी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। यस, तो बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी अटेन होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, साथ साथ उनकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती है। यस, और उनकी टेंडेंसी होती है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की, है ना। आउटर शेल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो गया, और हम लोग जानते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है ना, तो अगर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है, इसका मतलब वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टेबल होता है, और एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इस तरफ जाना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, उस एलिमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यस, अब अगर मान लो मैं केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो इसको मैं दो पार्ट में मोटा मोटा तोड़ सकता हूं। यस, एक होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस,
अच्छा, एक चीज और है, जब भी किसी स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यस मैं ऐसे कह सकता हूं, एनर्जी रिलीज होती है। यस, तो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, और अगर मान लो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है। सर इस कैटेगरी में कौन कौन आता है? इस कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड आता है सर। यस, इस कैटेगरी में सर आयोनिक बॉन्ड आता है। यस सर, इस कैटेगरी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। यस, इस कैटेगरी में मेटालिक बॉन्ड भी आता है। यस, हमारे सिलेबस में जो ऊपर वाले 3 बॉन्ड हैं इनके बारे में पढ़ना ज्यादा है, मेटालिक बॉन्ड के बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, और सर एक आएगा वैंडरवॉल फोर्स, है ना। तो ये जो फोर्सेस हैं इनके बारे में हमें पढ़ना होता है, ये बॉन्ड क्यों बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरीज कौन कौन सी होती है, वो इस चैप्टर का मेन पार्ट होता है। तो थ्योरीज में सबसे पहली चीज हम लोग बात कर लेते हैं लुईस थ्योरी की, है ना। सारी दुनिया जानती है लुईस थ्योरी के बारे में। तो अरे बोलो, क्या कहा लुईस ने कि हर एक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है ना, मतलब अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है ना। अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट, या फिर कोई दूसरा एलिमेंट है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है, और इसी को आप लोग ऑक्टेट रूल बोलते थे। तो लुईस के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन है, कोई भी एलिमेंट क्यों बॉन्ड बनाता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया है तो उससे आयोनिक बॉन्ड बनता है, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो उससे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यस, लुईस सिंबल एक छोटी सी चीज होती थी, आप लोग जानते हो, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आपने डॉट से दिखा दिया, है ना, तो ये उसका लुईस सिंबल बन गया। यस, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 है तो ये इसका लुईस सिंबल है। यस, मान लो मैं क्लोरीन का बनाना चाहूं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका लुईस सिंबल हो गया। यस, तो ये बहुत ही आसान चीज है, और लुईस सिंबल की हेल्प से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। और अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड हो गया तो सर यहीं से तो वैलेंसी फाइंड की जाती है, तो इसकी हेल्प से आप लोग वैलेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आसान है सर। कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत ईजी हो गया, अब एक बात बताओ, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड सिंपल सी चीज है, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बनाते टाइम जितने इलेक्ट्रॉन लूज, कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा लूज करेगा, है ना। तो यहां इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, शेयरिंग नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बॉन्ड बनता है दुनिया उसको आयोनिक बॉन्ड कहती है। यस, जनरली मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है और नॉन मेटल की गेन करने की होती है। यस, तो ये बॉन्ड जनरली कहां पाया जाता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच, और ये वाला जो बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनते टाइम एलिमेंट पे जो चार्ज होता है ना उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जैसे मान लो NaCl की बात करें तो NaCl जब बनता है तो केटायन बनता है और एक एनायन बनेगा। यस, अब केटायन और एनायन पे चार्ज कितना है, +1 -1, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, मॉड ऑफ 1, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लगाते, मॉड लगाते हैं। यस, अब बात ये आती है कि सर ये जो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है किस किस पे डिपेंड करेगा। देखो भाई, आयोनिक बॉन्ड में क्या बनाना है, एक तो केटायन बनाना है और एक एनायन बनाना है। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटायन एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन, जितनी आसानी से केटायन और एनायन बने उतना हमारे लिए अच्छा है। यस, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन सबसे पहली चीज तो इस चीज पे डिपेंड करेगा। अब बहुत सारे केटायन बन गए, बहुत सारे एनायन बन गए। अब ये जो केटायन और एनायन है 3D में एक फिक्स अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, जिसको आप लोग लैटिस बोलते हो। यस, लैटिस का मतलब क्या हो गया, 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो केटायन और एनायन है जो कि एक 3D अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, उस अरेंजमेंट पे भी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा, और वो जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। यस, इस अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑब्वियसली बात है दोनों एलिमेंट्स के बीच अट्रैक्शन। बात यह आती है कि सर जब भी किसी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो किस किस तरीके के एनर्जी चेंजेस होते हैं जो आयोनिक फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एनर्जी चेंज आता है जब आपका केटायन बनता है। यस, जैसे मान लो आपका कोई एलिमेंट है M, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यस, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो केटायन बन गया। ऑब्वियस बात है, ये जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक होगा, इस प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा, एनायन का फॉर्मेशन होगा, और एनायन का जब भी फॉर्मेशन होता है ना, जनरली हम लोग कहते हैं कि एनायन के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। आप सोचो, केटायन बन गया, एनायन बन गया, केटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे केटायंस और बहुत सारे एनायंस एक 3D अरेंजमेंट ले लेंगे। उस 3D अरेंजमेंट को बोला जाएगा लैटिस। मैं ऐसे बोल सकता हूं लैटिस बनेगा। लैटिस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अट्रैक्शन। और अगर अट्रैक्शन है तो एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज हुई है बेटा उसको आप लोग क्या कहते हो, लैटिस एनर्जी कहते हैं ना। तो ये 3 चीज है। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 3 तरह का एनर्जी चेंज होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई स्टेबल बॉन्ड बनता है, यस स्टेबल बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यस, एनर्जी रिलीज हुई है इसका मतलब एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड, हमेशा याद रखें।
है ना। अगर किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, इसका मतलब वो बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड नहीं है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो अच्छी बात है ना, इसका मतलब वो एक बहुत ही स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पर हो रहा है। बात ही आती है सर लैटिस एनर्जी क्या होता है। अभी आपने नाम लिया लैटिस एनर्जी, बहुत आसान चीज है। जैसे मान लो आपके पास 1 मोल ऑफ लैटिस है, यस, जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं mx, 1 मोल ऑफ लैटिस है। आपको क्या करना है, इस 1 मोल ऑफ लैटिस को तोड़ना है ना। ये डिफाइन है किसके लिए, 1 मोल के लिए। 1 मोल ऑफ लैटिस को तोड़ के क्या बनाने हैं, गैशियस केटायन और एनायन बनाने हैं। तो ऑब्वियस है अगर लैटिस को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी आपने दी है उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलेंगे। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, जैसे मान लो आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस केटायन और एनायन है। ध्यान रखना गैशियस बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो गैशियस केटायन और एनायन है आपस में मिलके अगर 1 मोल ऑफ लैटिस का फॉर्मेशन करें तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको भी मैं लैटिस एनर्जी बोलूंगा। अरे सर यहां एनर्जी देनी पड़ रही है और यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, बिल्कुल सही बात है, दोनों डेफिनेशन एक ही है। हम लोग ये भी जानते हैं किसी बॉन्ड बनते टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो चाहे एनर्जी रिलीज लिख दो चाहे एनर्जी रिक्वायर्ड लिख दो। बात ये आती है लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर होता है चार्ज। आप लोग ये बोलोगे डेल्टा एस लैटिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ऑब्वियस है आयंस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यस, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उनके बीच अट्रैक्शन कम, लैटिस एनर्जी कम। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैटायन का, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एनायन का, है ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन सर अगर मान लो ऐसा है कि चार्ज और डिस्टेंस इसमें से किसी एक को जिताना है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। हमेशा याद रखें अगर इसमें और इसमें से आपको यह देखना हो कि ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है तो वो कौन सा होगा, चार्ज, है ना। तो जब भी लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आए सबसे पहले चार्ज देखा करो, और चार्ज अगर सेम है तो फिर उसके बाद इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमें देखनी है, लेकिन चार्ज वाला फैक्टर इज मोर डोमिनेटिंग, है ना। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आयनिक बॉन्ड के बाद मैं आपको ले चलूंगा कोवेलेंट बॉन्ड पे। बहुत आसान चीज है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है सर, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, यस। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं Cl2 मॉलिक्यूल की, तो सर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, बोलिए, और जो दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन, दूसरा एटम, उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, है ना। और इस शेयरिंग से वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो डबल बनता, और 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते तो ट्रिपल बनता, यस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और या फिर इनको मैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकता हूं, ठीक है सर। हर क्लोरीन के पास आप चेक कीजिए 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा है, 3-3 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बहुत अच्छी चीज है कोवेलेंट बॉन्ड की कि दोनों एलिमेंट जो होते हैं, दोनों एटम जो होते हैं वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना। ऐसा इसमें बेईमानी नहीं चलती कि एक ने एक शेयर किया दूसरा 2 करेगा, नहीं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि सर ये कैसा होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है, यस, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोवेलेंसी, है ना। कोवेलेंसी आप लोग लिख सकते हो कि भाई कोई भी एलिमेंट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसकी कोवेलेंसी होती है। जैसे मान लो CH4 है, CH4 में कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो आप बोलोगे उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 4 होगी, यस। अब ये जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना सीखना है इसको हम लोग यहां डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। जब भी हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी होता है, यस। ये चीज है जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लेट से 2 एटम है A और B, इनके बीच अगर एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, मतलब एक एटम A ने शेयर किया है, एक एटम B ने शेयर किया, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मैं कह सकता हूं जिसमें किसी भी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम शेयर करता है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, A ने दिए। ये जो एरो का साइन होता है ये बताता है डोनर को, यस, तो ये डोनर है, और जो आपका B है सर वो कौन है, एक्सेप्टर है। तो इसमें और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है कि कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। सर यहां इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा, किसी भी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट ने दिए, उसको मैं बोलता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस। जो देता है डोनर, जो लेता है उसको एक्सेप्टर बोला जाता है। इस बॉन्ड को हम लोग और क्या नाम देते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं या फिर डाइपोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए ने दिया तो प्लस, बी ने दिया तो माइनस, A प्लस B माइनस, इस तरह से भी कुछ लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, यस। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं ओजोन मॉलिक्यूल की, तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग ऐसा बनाते हैं, और इसमें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या बनाना पड़ता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना। ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके अकॉर्डिंग आप लोग सारे एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट दिखा सकते हो। यस, जब आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। क्या होता है सर फॉर्मल चार्ज? जैसे मान लो अभी मैंने आपके सामने ओजोन की स्ट्रक्चर बनाई थी, ये थी सर ओजोन की स्ट्रक्चर, है ना, ओजोन की स्ट्रक्चर ये थी। मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए इस एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज कितना है, इस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 1 का। आप बोलोगे सर फॉर्मल चार्ज का मतलब ये होता है इसके वैलेंस शेल में एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सर वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 होते हैं और आपने अपने लुईस स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, 1 2 3 4 5 6, सर 6 ही दिए हैं। इसका मतलब इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है। इधर आओ सर, ये जो ऑक्सीजन है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6। आपने अपने लुईस स्ट्रक्चर में कितने दिए हैं, 1 2 3 4 और 1 5, सर 5 ही दिए हैं। इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज है +1। सर इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 होने चाहिए, आपने अपनी इस लुईस स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सर 1 2 3 4 5 6 और 7, सर मैंने 7 दिए। इसका मतलब इसका फॉर्मल चार्ज -1। कितने होने चाहिए माइनस आपने कितना दिया, दैट इज द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है, आप लोग चाहें तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या फॉर्मूला होता है, V माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सर यहां पर V क्या है, V इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में जिस एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, वो होगा V। सर ये कहां काम में आता है, ये काम में आता है मान लो किसी एक सब्सटेंस की आपको एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर दे रखी है और आपसे ये पूछा कि बताओ कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसका एनर्जी सबसे कम है, तो लोएस्ट एनर्जी वाली स्ट्रक्चर को फाइंड करने में फॉर्मल चार्ज काम में आता है। कैसे फाइंड किया जाता है, जिस लुईस स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स का फॉर्मल चार्ज सबसे कम होता है वही जो स्ट्रक्चर होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल की, है ना। कौन कौन सी चीजें हैं जिसको ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, है ना, बट फिर भी वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो स्टेबल होते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस की स्टेबिलिटी के बारे में ऑक्टेट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। यहां पर देखो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों शेयर कर लिए, फिर भी सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल का वायलेशन है ना। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं हाइपोवैलेंट। क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है सर, कहीं पर ऐसा भी होता है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट, सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो सर क्या होता है, मैंने कहा भाई देख कहीं कहीं पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है ना। तो जहां जहां ऑड इलेक्ट्रॉन आता है किसी एलिमेंट के पास वहां सारे एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। ऐसे सब्सटेंसेस की स्टेबिलिटी के बारे में भी आपका ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल में 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख रहे हो आप लोग, है ना। वैलेंस शेल के अलाउंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा है, इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोला जाता है। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग हाइपरवैलेंट बोलते हैं। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। नोबल गैसेस जो होती है उनके वैलेंस शेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है। बट स्टिल नोबल गैसेस जो होती हैं, कुछ नोबल गैसेस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिनोन हो गया, क्रिप्टन हो गया। ये जो थ्योरी थी इसमें मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी और साथ साथ ये स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन नहीं करता। कौन, ऑक्टेट रूल। तो ऐसे बहुत सारी लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल की, इस वजह से ये जो ऑक्टेट रूल है आपका ये क्या हो गया, फेल हो गया। और फिर एक नई थ्योरी आई जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वीबीटी बोलते हैं। क्या कहती है ये वाली थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे मान लो एक बहुत ही इसका फेमस सा ग्राफ होता है कि यहां पर हमने लिख रखा है एनर्जी और यहां लिखा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर मान लो 2 एटम है जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, आइसोलेटेड है, तो उनकी एनर्जी, उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। लेकिन जब ये एटम एक दूसरे के पास आते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नजदीक आते हैं, तो उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ता है। यस, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड बढ़ता है। और जब ये 2 एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। और ये डिक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है जब मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी डिक्रीज कर चुकी होती है। अगर इसके बाद भी आप इन एटम्स को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो सर यहां अब अट्रैक्शन नहीं होता, क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है। और रिपल्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंक्रीज करने लगती है।
अब इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे जो दोनों एटम्स हैं इनके बीच बॉन्ड बन गया, तो यहां इसको बोलते हैं, मैंने लिख दिया है बॉन्डेड एटम्स। और सर बॉन्ड बनते टाइम इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको मैं बोलूंगा, नाम दूंगा क्या, बॉन्ड एनर्जी। मतलब अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इतनी एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। और जो ये मिनिमम डिस्टेंस थी दोनों एटम्स के बीच, जहां तक अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे थे, इसको बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। किसी ने पूछा कि भैया इस वाले पॉइंट पे ऐसा क्या कमाल हो गया, तो ये थ्योरी ये कहती है कि इस वाले पॉइंट पे ये जो दोनों एटम्स हैं, इनके जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, और इसी ओवरलैपिंग से क्या बनता है, दोनों एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है। यस, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सर ये ओवरलैपिंग कितनी तरह की होती है, तीन तरह की है ना। एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपके दो ऑर्बिटल्स हैं, अगर वो सेम फेज में ओवरलैप करें, मतलब प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करें, तो मैं इसको पॉजिटिव ओवरलैप बोलूंगा। यस, जैसे यहां पर भी प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, यस प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो मैं इसको भी पॉजिटिव ओवरलैप बोलूंगा, है ना। सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रही है और यहां अट्रैक्शन को बढ़ता है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग से क्या बनता है, अट्रैक्शन बढ़ता है और उसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है सर, ऑपोजिट फेज में, यस क्या होता है, ऑपोजिट फेज में ओवरलैप होता है। अगर प्लस है वो माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा है तो नेगेटिव ओवरलैप है। और जीरो ओवरलैप का मतलब होता है सर ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है। सोचिए, एक आपका ऑर्बिटल है px, उसको py के साथ ओवरलैप करना है, सर कैसे होगा, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ओवरलैपिंग कैसे होगा सर। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड है, दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है। ऐसी ओवरलैपिंग को मैं जीरो ओवरलैपिंग का नाम दूंगा। ठीक है सर, इस ओवरलैपिंग के बेसिस पे मैं जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तीन तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं। पहला होता है सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिग्मा और पाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, यस पहले हम लोग बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। देखिए सिग्मा बॉन्ड बनता है, मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड, है ना, ये दो ऑर्बिटल ऐसे थे जिन्होंने एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया। यस, अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। जैसे मान लो ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। यस, ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि यहां अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपस में ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मान लो आपके पास मैंने ये लिख दिया 2pz, यस, और ये भी कैसा है 2pz है। सर ये वाली जो z एक्सिस है वो आपको दे रखी है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और ये जो ओवरलैपिंग होगी वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इस वजह से मैं इस बॉन्ड को क्या नाम दूंगा, सिग्मा बॉन्ड नाम दूंगा, है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया हुआ हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिलेटेड तो हमेशा आपको z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना है। लेकिन सर अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं हो रहा, जैसे मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है, अगर परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होती है तो इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। यस, इससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सिग्मा और पाई। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड से ज्यादा होता है। यस, क्योंकि यहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। जितनी छोटी साइज का ऑर्बिटल होगा उसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो उतनी ही अच्छी होती है। यस, मैंने आपको ओवरलैपिंग में भी बताया था पहले कि अगर मान लो हर ऑर्बिटल के n1 प्लस n2 जोड़ दो, जहां पर सबसे कम होगा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सर ये n1 प्लस n2 क्या है, शेल नंबर, जैसे मान लो 1s है ना, तो n1 1 n2 1। लेकिन सर अगर मान लो n1 प्लस n2 सेम हो तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्शनल नेचर देखते हैं, है ना। अगर किसी बॉन्ड में डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है इसका मतलब वो जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। और डायरेक्शनल नेचर किसमें होती है, पी और डी में, है ना। एस में डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, एस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है ना। ये सारी चीज आप लोग कहां पढ़ चुके थे, उधर पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एक छोटी सी चीज और आती है, कोवेलेंसी।
है ना। अच्छा, जब ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं ना, तो एक छोटी सी कंडीशन और होनी चाहिए, और वो कंडीशन है कि हर ऑर्बिटल, जैसे दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो हर ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ये भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये वाला भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और दोनों के अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने के बाद पेयर्ड हो जाएंगे ना, और उनका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट होती है। तो कोवेलेंसी में भी हमें यही ध्यान में रखना होता है कि जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। ये तो मुझे पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट बनाऊं तो सर देखो, ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। सर इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरोन अपनी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगा। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां एक्साइट कर दिया, तब जाके इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ये इसकी कोवेलेंसी होती है ना। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बनाएगा। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, यस, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकते हैं, 4 शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, है ना। बाकी एलिमेंट 4 से ज्यादा कर सकते हैं, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर? हाइब्रिडाइजेशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है, जैसे वीबीटी ने कहा कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, इसने कहा रुको, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तो पहले नहीं होगी, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने से पहले एक स्टेप और होता है बीच में। मैंने कहा क्या? ये कहता है कि जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं, और ये जो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, इंटरमिक्सिंग इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग के बाद जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनको मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलूंगा। इंटरमिक्सिंग से पहले ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी जो शेप होती है, वो बिल्कुल सेम होती है ना। सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स बनते हैं, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये ओवरलैप करते हैं दूसरे एटम के साथ जिसके साथ बॉन्ड बनाना है। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी भी प्योर ऑर्बिटल्स यूज नहीं होते। कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन ये है कि जो ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर रहे हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, साइज लगभग सेम होनी चाहिए, और ओवरलैपिंग एकदम जोरदार तरीके से होनी चाहिए। यस सर, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की बात करूं ना, कंडीशन आपके सामने लिखी है ना, ये कुछ 3-4 कंडीशन आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, बहुत आसान आसान सी कंडीशन है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना सर, वो कितने टाइप का होता है सर? वो एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3, sp3d, sp3d2, और एक होता है सर sp3d3। ध्यान रखिएगा यहां पर जो d ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? dz²। यहां कौन सा होता है? dx² y² और dz²। और यहां कौन से होते हैं सर d ऑर्बिटल? dxy, यस, dyz होता है क्या? सोच लो सर। सर एक जो ऑर्बिटल होगा वो तो कौन सा होगा? dz² होगा सर। एक कौन सा होगा? dx² y², और एक होगा dxy। यस, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं जो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। यस बोलो। अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा सर। यस बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर होगा सर। और sp3 है अगर, तो इस केस में ज्योमेट्री क्या होगी बेटा जी? होगी टेट्राहेड्रल। याद आया? sp3d है, इसका मतलब कौन सी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर sp3d2 है तो क्या होगा सर? ऑक्टाहेड्रल होगा, जिसको आप लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कह सकते हो। और सबसे लास्ट में अगर sp3d3 है तो ट्राइगोनल नहीं सर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना। पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, है ना। tbp क्या है बेटा? यह है सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, ये रहा sp3d3, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये सर कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मैंने कहा भाई हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का सबसे बढ़िया तरीका तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर लेना। इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो या फिर स्टेरिक नंबर बोल दो, उसको आप लोग कैलकुलेट कर लो। और जैसे आपने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन पेयर, आप लोग बोल दो कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यस, मैंने कहा कैसे? जैसे आपने मान लो लिखा है NH3,
सर देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से 3 इसने बॉन्ड बना लिए, तो बॉन्ड पेयर हो गए 3। सर पीछे बचा है 2, मतलब 1 हो गया लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4। इसका मतलब जब यहां सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी। अब तो मुझे एक बात बताओ, 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है। यस, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया PCl5, यहां फॉस्फोरस है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 के 5 बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए, है ना। तो लोन पेयर है 0, बॉन्ड पेयर है 5, इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितना है? 5, और इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, तो 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3d है। तो दिस इज द शॉर्टकट जहां से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैलकुलेशन कर सकते हो। यस, मेरे हिसाब से कहानी ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में भी होता है। ये जो मैंने आपको भी PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन बताया है, ये हाइब्रिडाइजेशन था कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। अगर कुछ नहीं लिखा तो गैसियस स्टेट होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। जैसे PCl5 अगर सॉलिड स्टेट में है तो PCl4 प्लस PCl6 माइनस बनाएगा। अब आपको PCl4 प्लस में फास्फोरस का अलग निकालना है और PCl6 माइनस में अलग निकालना है। प्लस आ गया, इसका मतलब वैलेंस शेल में से उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो, है ना। PCl4 प्लस फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आते ही 4 बचे, और चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अगर माइनस आए तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में ऐड कर दो। फास्फोरस है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस आते ही 6 हो गया। 6 के 6 बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, मतलब 6 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3d2 होता है सर। यस, अब ये जो बाकी है, मतलब ये आप लोग याद रख सकते हो कि PBr5 सॉलिड स्टेट में ऐसा कुछ होता है ना। XCF6 सॉलिड स्टेट में ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर हम लोग अपने NCERT की बात करें तो उसमें PCl5 सॉलिड ही दिया हुआ है सिर्फ, तो ये वाला एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी आपको याद रहे तो उनको याद रखें, ना भी याद रहे तो ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस की। सबसे पहले लिमिटेशन यह है कि ये ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिज्म को नहीं समझा पाता। पैरामैग्नेटिज्म मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है सर? एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना। तो ये ऑक्सीजन O2 जो है ना वो पैरामैग्नेटिक है। इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं था। आगे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पर जाके हमें इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और ये जो वीबीटी है ये H2 प्लस मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस के बारे में भी श्योर नहीं है, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बाद में जरूरत पड़ेगी किसकी? एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। कहां काम में आती है सर ये वाली थ्योरी? बेटा ये वाली थ्योरी काम में आती है लेट से आपको किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप या फिर ज्योमेट्री बतानी हो, उस केस में काम में आती है ना। ठीक है सर, बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये जो थ्योरी है ये किस चीज पे बेस्ड है? ये थ्योरी ये कहती है कि सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब सबके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इस रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहते हैं। मैक्सिमम दूरी पर अगर रहेंगे तो उनके बीच रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कम रहेगा, अच्छी बात है, और मॉलिक्यूल आपका स्टेबल ज्यादा होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दूं तो उससे मेरी मॉलिक्यूल की शेप बन जाती है, ज्योमेट्री बन जाती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस किस के बीच होता है? लोन पेयर के बीच। उसके बाद आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के बीच। यस, ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे मान लो एक सेंट्रल एटम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं ताकि उनके बीच रिपल्शन कम रहे, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो एंगल 180 डिग्री होगा, और मैं इस ज्योमेट्री को क्या नाम दूंगा? लीनियर नाम दूंगा, है ना। ये चीज याद है आपको? इसमें अगर मान लो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सोच के देखो, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो उसकी शेप हो या फिर उसकी ज्योमेट्री हो, दोनों एक ही चीज होती है। लेकिन अगर मान लो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ गया तो उसके बाद उसकी ज्योमेट्री तो लगभग वही रहती है, लेकिन हम लोग शेप की जब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग ये लोन पेयर वगैरह को इंक्लूड नहीं करते हैं ना। शेप थोड़ी अलग हो जाती है एज कंपेयर टू उसका ज्योमेट्री। यस, जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं, मैं आपसे पूछूं कि BeCl2 है,
इसका शेप क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? आप बोलोगे सर बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 2 है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो ज्योमेट्री क्या होगी सर? लीनियर हो जाएगा सर, है ना। इसकी ज्योमेट्री कह दो, शेप कह दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो, मान लो ऐसा है कि किसी के पास 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। सर इसका मतलब यह हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है? 3 है। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है अगर, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी जल्दी बताओ? सर उसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा सर? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और बेटा जी उसका शेप कैसा हो जाएगा? सर उसका शेप हो जाएगा, देखो एक लोन पेयर की वजह से वो वी शेप बन जाता है, ट्राइंगुलर बन जाता है, एंगुलर बन जाता है, बेंट बन जाता है। जो आपकी श्रद्धा हो वो आप कह दो, मेरी बात समझे? अच्छा सर, सर लेकिन अगर मान लो किसी के पास बॉन्ड पेयर ही 3 है, लोन पेयर है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तू ज्योमेट्री कह दे, उसकी तू शेप कह दे, क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। बोले अच्छा सर ये बात है क्या? मैंने कहा हाँ भाई ये बात है, ठीक है। अगर मान लो अगला केस ऐसा हो कि सर 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर भी 4 है, तो मैंने कहा भाई उसकी ज्योमेट्री कह दे, शेप कह दे, कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन सर अगर मान लो इसमें ऐसा हो गया कि बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है, सर इलेक्ट्रॉन पेयर तो आज भी 4 है, तो मैंने कहा उसकी ज्योमेट्री आज भी टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन उसका जो शेप है बेटा वो कैसा हो जाएगा? सर वो एक लोन पेयर की वजह से कैसा हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। और लोन पेयर जो होगा वो क्या करेगा? बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देगा, है ना। यहां पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता था, यहां पर 180 डिग्री होता है। यस, हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल में प्लेनर में कितना कहते हैं? 120 डिग्री। लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर क्या करता है? उस बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देता है। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 2 है, तो सर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। मैंने कहा सही बात है तेरा, ज्योमेट्री आज भी टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा? एंगुलर हो जाएगा और बेंट हो जाएगा। याद आया कुछ तुझे, है ना। ये ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग यानी अपनी क्लास में बनाए थे, अपनी क्लास में लिखे थे। सर अगर मान लो बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो ज्योमेट्री हो, शेप हो, कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। लेकिन सर इसमें देखो अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर आज भी 5 है, सर ज्योमेट्री आज भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी, लेकिन जो शेप है, शेप क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी होती है, मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है, दिस इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इनको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं और इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोला जाता है। याद है कुछ? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री होता है इसमें। और अगर मैं शेप की बात करूं तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, इसको आप लोग क्या बोलोगे? सीसो बोलोगे, या फिर आप इसको पाई शेप भी कह सकते हो, बेंट पाई भी कह सकते हो। सर ऐसा अगर हो गया कि बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, तो सर ज्योमेट्री आज भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन आज शेप कैसी हो जाएगी? शेप हो जाएगी सर 2 लोन पेयर की वजह से टी शेप। अगर मान लो बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, तो बेटा ज्योमेट्री आज भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगी, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने आपको बता रखे थे क्लास में, जब हम लोगों ने डिटेल में ये सारे केसेस डिस्कस किए थे। याद है? जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है उसमें एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर 6 की बात करूं तो वो ज्योमेट्री कैसी बनेगी? स्क्वायर बाइपिरामिडल बनेगी, जिसको आप लोग ऑक्टाहेड्रल भी कहते हो। लेकिन अगर उसमें एक लोन पेयर आ गया तो वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है, और अगर 2 लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। याद आया कुछ, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे जिनकी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने पहले बात करी थी। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और साथ साथ ये जो वीसीपीआर थ्योरी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत डिटेल में, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप डिटेल में जाके जरूर पढ़ें। जो लोन पेयर होता है वो करता क्या है? लोन पेयर जो स्टैंडर्ड एंगल होता है उसको एकदम तहस नहस कर देता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से की कंपैरिजन में, तो लोन पेयर हमेशा बॉन्ड एंगल को क्या करेगा? डिक्रीज कर देता है ना। तो यहां पर हमसे कंपैरिजन बॉन्ड एंगल का भी पूछा जा सकता है। क्या सर कोई लिमिटेशन है क्या वीसीपीआर की भी? मैंने कहा बिल्कुल है। वीसीपीआर में हमें सिर्फ और सिर्फ शेप के बारे में पता लगता है, ज्योमेट्री के बारे में पता लगता है, लेकिन हमें यह नहीं पता लगता कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ।
है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस थ्योरी से आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि एच की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और एफ की बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस क्यों है ना। ऑब्वियस है इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन जो हमारा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है वो इस डिफरेंस को पता नहीं लगा पाती कि ऐसा क्यों होता है ना। ठीक है सर, एक छोटी सी टर्म आती है जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो एटम्स के बीच जितने बॉन्ड होते हैं ना, उसको बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। जैसे मान लो दो एटम उनके बीच एक बॉन्ड है, इसका मतलब इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, है ना। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा इसका मतलब वो बॉन्ड मजबूत है ना। मैं ऐसे कह सकता हूं ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल से मजबूत है, ट्रिपल बॉन्ड डबल से मजबूत है। एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होता है ना। बहुत बढ़िया चीज है ये। जैसे मान लो N2 लिखा है, मैंने आपसे पूछ दिया कि एक बात बताओ O22 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। आप लोग बोलोगे O22 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। सर हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, F2 का तो पता है। बोले हाँ सर पता है। F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? सर F2 में फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यहां पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है बेटा जी, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। हमेशा याद रखें जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इक्वल होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे चल के हमारे काम में भी आती है। एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस में? ऐसा बोला जाता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसकी स्ट्रक्चर को आप लोग एक सिंगल मॉलिक्यूल की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और ऐसे मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। ये जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हो उसमें जो एटम होते हैं उनकी पोजीशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है पूरे मॉलिक्यूल में। पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरे मॉलिक्यूल में घूमना, इस प्रोसेस को बोला जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फिनोमिना है कि जिसमें आपका मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप लोग रेजोनेंस बोलते हो। और वो जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है दैट इज नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते थे, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी वो सबसे कम होती है, और इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यस, हमने एग्जाम्पल भी बहुत सारे कर रखे हैं कि जैसे मान लो CO3 2- की मैं बात करूं तो CO3 2- में सर ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मुझे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। सर आप बोलोगे CO3 2- ये भी है, ये भी है, ये भी है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना सर, डिफरेंस क्या है देखो, पाई इलेक्ट्रॉन हर बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब सर पाई इलेक्ट्रॉन यहां, यहां और यहां 3 जगह घूम रहा है। यस, -2/3 और -2/3 चार्ज है। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? -2 होना चाहिए। ऑब्वियस है CO3 2-। और सर ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये हो जाएगा सर एक तो पूरा पूरा, और सर एक बॉन्ड 3 जगह पे घूम रहा है 1 + 1/3, तो 1.33 बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है बेटा हाइपोथेटिकल होती है, उनका एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं होता, कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इंटरमीडिएट बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनका। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। क्या है रेजोनेंस एनर्जी? जो आपके रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है और जो हमारे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी है, उन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज रेजोनेटिंग एनर्जी। और ये जो रेजोनेंस एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आप बोलोगे वो जो मॉलिक्यूल है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब जो रेजोनेंस होता है वो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत अच्छी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। इसी वजह से तो बेंजीन में आप लोग कहते हो ना, बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है सर वो एक जगह टिके हुए नहीं है सर, जो पाई बॉन्ड है सर डीलोकलाइज्ड है सर, वो घूम रहे हैं, है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते थे आप? इसका घूम रहे हैं सर पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था? 1.5 होता था। डन है? ठीक है सर। इसके बाद एक छोटी सी टर्म की और बात करते हैं जिसका नाम है बॉन्ड लेंथ। बहुत आसान है सर, है ना। जैसे मान लो दो एटम है ए और बी।
इन दोनों एटम के बॉन्ड की लेंथ या फिर इन दोनों एटम की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है ना, जैसे मान लो ये दो एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इन दोनों एटम की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है सर, इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं क्या नाम देता हूं, बॉन्ड लेंथ नाम देता हूं, है ना। बहुत ही आसान चीज है। बात यह आती है कि सर जो बॉन्ड लेंथ है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो कुछ फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम। अगर आपका साइज ऑफ एटम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर मान लो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो ध्यान रखें बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। सर परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकाला, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो अगर कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होगा। अगर sp2 है, इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3% होगा। और अगर sp3 है, इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होगा सर, है ना। ये हम लोग कहां से निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से निकालते हैं। तो अगर मान लो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, लेट से कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ उस केस में कम होगी। और सबसे लास्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी। लेकिन कब कौन सा फैक्टर देखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। साइज वाला फैक्टर हमेशा कहां देखा जाता है, इन एक ग्रुप देखा जाता है ना। ग्रुप में जब भी आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना हो तो आप लोग साइज वाला फैक्टर देखें। और अगर मान लो पीरियड में आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना हो तो आपको कौन सा फैक्टर देखना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला फैक्टर देना चाहिए। सर ऐसा क्यों बेटा जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड में एटम्स की साइज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इस वजह से ऐसा होता है। यस, तो ये वाले फैक्टर थे बॉन्ड लेंथ, है ना। क्वेश्चंस वगैरह हमने क्लास में करवा रखे हैं। फिर उसके बाद एक छोटी सी टर्म आती है जिसका नाम है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो दो एटम है, इन दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करोगे तो क्या मिलेंगे, दो एटम मिल जाएंगे, गैसियस स्टेट में होने चाहिए। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी है दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड। जैसे मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ के दो एटम्स को गैसियस स्टेट में भेजना है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी है उसको मैं नाम दूंगा क्या, बॉन्ड एनर्जी। किलो जूल पर मोल में डिफाइन होती है। ऑब्वियस सी बात है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मतलब बॉन्ड तोड़ने का जो प्रोसेस है सर, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हमेशा देनी पड़ती है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर कहीं पर भी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ज्यादा बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब यह होगा कि सर उस केस में बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन सर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो यह एक छोटा सा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना होता है। अगर मान लो आपका कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन होती है। मतलब हर बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी अलग होता है, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए एज अ होल एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन होती है। किसके लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए। डायटॉमिक के लिए तो नॉर्मल बॉन्ड एंथैल्पी की हम लोग बात करते ही हैं। फिर उसके बाद अगला जो बॉन्ड पैरामीटर है जिसकी मैं बात करूंगा उसका नाम है बॉन्ड एंगल। सर बॉन्ड एंगल क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। जैसे मान लो आपका सेंट्रल एटम है, BF3 का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सेंट्रल एटम बोरोन है सर, ये CH3 बॉन्ड बना रहा है सर। ये जो सेंट्रल एटम के अराउंड दो आसपास वाले बॉन्ड्स हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको दुनिया बॉन्ड एंगल के नाम से जानती है। और बॉन्ड एंगल से क्या पता लगता है सर, मुझे बॉन्ड एंगल से मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता लगता है। यस, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है तो मैं क्या बोलूंगा सर, उसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर मान लो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो मैं क्या बोलूंगा कि साहब उसका शेप कैसा होगा, वो लीनियर होगा। अगर 109.28 डिग्री तो मैं बोलूंगा टेट्राहेड्रल होगा। तो बॉन्ड एंगल से आप लोग क्या पता लगा सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री शेप के बारे में आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। बात यह थी कि सर ये जो बॉन्ड एंगल है, इस बॉन्ड एंगल को हम लोग कैसे कंपेयर करें। मैंने कहा देख कुछ रूल्स है, तुझे पॉइंट देखने और पॉइंट इसी ऑर्डर में देखना है। सबसे पहले तुझे हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है सेंट्रल एटम का, अगर तू बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना चाहता है तो। क्यों, क्योंकि सर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री होगा। ये इस पे तुझे पता लग जाएगा। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम, पहले चेक कर रही हूं। सर मान लो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो मैंने कहा फिर क्या चेक कर, लोन पेयर चेक करना। अगर तेरा बॉन्ड एंगल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर के, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जितने ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। लेकिन ये कब चेक करना है, जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। सर अगर मान लो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम, तो तू क्या देख लेना, साइज या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम तेरा डिफरेंट है तो हमेशा ध्यान रखें जो बॉन्ड एंगल होगा
यस, बॉन्ड एंगल जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन सर अगर मान लो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी सेम और टर्मिनल एटम भी सेम है, सेंट्रल एटम ही सेम हो गया, अब बताओ क्या चेक करूं? मैंने कहा कुछ तो डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा सर? उस समय डिफरेंट होगा टर्मिनल एटम। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है भाई? उस केस में जो तेरा बॉन्ड एंगल आएगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम की साइज जितनी बड़ी होगी, यस, साइज ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम की साइज जितनी बड़ी होगी उस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी सर उतना ही ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? यस 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 बोलना पड़ेगा। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम, है ना? टर्मिनल एटम की साइज जितनी बड़ी, आपस में उन एटम्स के बीच रिपल्शन ज्यादा और जो बॉन्ड एंगल होगा वो खुल जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड एंगल को डेविएट करते हैं, या बॉन्ड एंगल से आप कंपैरिजन कर सकते हो बॉन्ड एंगल का इनकी फैक्टर की वजह से। लेकिन ध्यान देना, जब भी आप क्वेश्चन करो पहले पॉइंट नंबर 4 पे मत चले जाना, इस सीक्वेंस में चेक करना। पहले पॉइंट 1 चेक करना है, फिर 2, फिर 3, फिर और 4 चेक करना है ना? तो इस सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है। ठीक है सर। अब इसके बाद मैं बात करता हूं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की। सर एक बहुत ही बढ़िया सी टर्म यूज होती है जिसका नाम होता है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। सर ये क्या होता है? मैंने कहा बेटा कोई बहुत खास बॉन्ड बात नहीं है। जैसे मान लो दो एटम है जिसके बीच बॉन्ड बना है, लेकिन ये जो बॉन्ड है सर, ये दो एटम है वो सेम है सर, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन दोनों एटम के बिल्कुल न्यूक्लियस के बीच में होंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा। ऐसे बॉन्ड को मैं नॉन पोलर बॉन्ड नाम देता हूं। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कोई बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच बना है, डिफरेंट एटम के बीच बना है, मतलब एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं रह पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ चली जाएगी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। और ऐसा जो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, ऐसे बॉन्ड को मैं नाम देता हूं पोलर बॉन्ड। क्या नाम देता हूं मैं? पोलर बॉन्ड। तो दो डिफरेंट एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड पोलर, सेम एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर, है ना? ये बॉन्ड तो था कोवेलेंट, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में प्लस और माइनस क्रिएट हो गया, मतलब परसेंटेज आयनिक क्रिएट हो गया, आयनिक कैरेक्टर आ गया? क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कोवेलेंट बॉन्ड में सर क्या हो गया है? आयनिक कैरेक्टर आ गया है? सर क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होता है। 16 इंटू डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। हमने एक बात करी थी कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। अगर मान लो मैं कह रहा हूं ये आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर रहा होगा लेकिन बहुत थोड़ा रहा होगा। कैसे निकालें? 16 इंटू इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्लस 3.5 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है सर। सर ये जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड मैं कहूंगा ये वाला बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है उसको आप लोग कैसे मेजर करते हो? मैंने कहा बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर किया जाता है डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। सर डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट म्यू से दिखाते हैं। जैसे मान लो दो एटम है ए और बी, एक पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, मैं इस चार्ज को क्यू लिख दूं और इन दोनों एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं डी लिख दूं, तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट आता है वो आ जाता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। सर मैग्नीट्यूड तो ये रहा क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डी से, डी क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इससे मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा म्यू डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, डायरेक्शन क्या होगी? मैंने कहा बेटा डायरेक्शन जो है इसकी वो कहां से कहां होगी? वो होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। और अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जब भी आप लोग पूछे कोई आपसे कि ये जो बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो आपको क्या करना होता है? सारे बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट निकालना होता है और सारे बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट निकाल के उसका वेक्टर सम करना होता है। वेक्टर सम जो होता है वो आपको फाइनल डाइपोल मोमेंट देता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, CO2 आपके सामने एग्जांपल लिखा है,
CO2 में चेक कीजिए, कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होगा इधर ऑक्सीजन की तरफ ए, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट भी ऑक्सीजन की तरफ ए। दो इक्वल डायपोल मोमेंट एक दूसरे से, दो इक्वल वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड में एक दूसरे से 180 डिग्री पे रखे हैं, इसका मतलब नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। और अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 आ गया, मतलब आप उसको क्या नाम दोगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल नाम दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है शायद? जैसे अगर मान लो आपके पास BF3 लिखा है, बोरोन और फ्लोरीन में से बोरोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इसका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ए फ्लोरीन की तरफ, ए फ्लोरीन की तरफ, सॉरी ए फ्लोरीन की तरफ है ना। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसको एरो के साइन से दिखाया जाता है, पीछे से कटा हुआ एरो। तो सर यहां देखिए 3 डायपोल मोमेंट है इक्वल मैग्नीट्यूड वाले, जो एक दूसरे से 120 डिग्री पे एंगल पे है। आपने फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। और नेट डायपोल मोमेंट 0, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा वो भी कैसा होगा सर? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग अगर किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का आपको पोलैरिटी निकालना हो तो सारे बॉन्ड्स का वेक्टर निकालिए, डायपोल मोमेंट निकालिए और सारे डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम कर दीजिए, वहीं से आपको पता लगता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है। एक आसान सी टर्म होती है जिसका नाम होता है बेटा रेगुलर ज्योमेट्री। सर क्या होती है रेगुलर ज्योमेट्री? रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब ये होगा सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सेंट्रल एटम से जो बॉन्डेड सारे एटम्स हैं वो सेम है। क्या कहा मैंने? सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सेंट्रल एटम से अटैच जो भी बॉन्ड्स हैं, सारे जो एटम्स हैं वो सेम है। तो ऐसी ज्योमेट्री को मैं रेगुलर ज्योमेट्री बोलता हूं। होता क्या है, जो रेगुलर ज्योमेट्री है उसका म्यू नेट, रेगुलर ज्योमेट्री का जो नेट डायपोल मोमेंट आता है वो कितना आता है? 0 आता है। इसका मतलब वो नॉन पोलर होती है, हमेशा याद रखें। रेगुलर ज्योमेट्री कैसी होगी? नॉन पोलर होगी। अगर मान लो आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, तो एक फॉर्मूला और होता है, क्या? म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100%। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी हुई होती है और आप लोग फॉर्मूले से एक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हो। म्यू ऑब्जर्व्ड क्वेश्चन में गिवन होता है, म्यू कैलकुलेटेड आप लोग फॉर्मूले से निकाल लेते हो, Q इंटू डी से। इन दोनों को सम करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको उस पर्टिकुलर बॉन्ड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर मिल जाएगा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला है, आपको इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने क्लास में कर रखे हैं, ठीक है। इन सब के बाद अगला जो पॉइंट आता है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है बैक बॉन्डिंग। ये एक सर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है सर, बैक बॉन्डिंग। क्या होती है बैक बॉन्डिंग की कंडीशन? एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा। BF3 का एग्जांपल है, बोरोन है हमारा सेंट्रल एटम, इसके पास 3 फ्लोरीन एटम एक दूसरे के पास जुड़े हुए हैं। सर कंडीशन ये होती है कि ये जो एक एटम है इसके पास क्या प्रेजेंट होना जरूरी है? वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो यहां बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और जो हमारा फ्लोरीन है सर इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में रखा हुआ है और ये जो ऑर्बिटल है वैकेंट ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे सर, और यही जो ओवरलैपिंग है इसको बोलूंगा मैं क्या? बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर भी हो जाएगी, यहां पर भी फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग है जो किसी भी एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, दो मॉलिक्यूल के बीच आपस में कभी भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच बैक बॉन्डिंग होती है। रिक्वायरमेंट क्या है? एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, दूसरे एटम के पास लोन पेयर होना जरूरी है। तो सर ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस इंटरेक्शन हो। मैंने कहा एसिड बेस इंटरेक्शन मतलब सर ऐसा लग रहा है कि ये जो बोरोन है ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, और किसी एटम की टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की होती है तो उसको दुनिया लुईस एसिड के नाम से जानती है, और किसी एलिमेंट की टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की होती है तो दुनिया उसको लुईस बेस के नाम से जानती है। तो ऐसा लग रहा है सर ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड है। मैंने कहा कह सकता है ना, ये एक तरह का लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर। इसको मैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह भी ट्रीट कर सकता हूं, है ना। पार्शियल पाई बॉन्ड, ये सर कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है पाई बॉन्ड की तरह, है ना। पाई बॉन्ड में तो ऐसा ही होता था, दो ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैप करते थे। तो सर ऐसा लग रहा है पाई बॉन्ड लेकिन कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है, और सर इसको मैं कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड बोलूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता है इसलिए बोलूंगा क्योंकि सर देखो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम दे रहा है। तो सर ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जैसा हो गया ना सर। तो ये इसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कुछ लोग कहते हैं। यहां पर कंडीशन भी लिखी है कि एक एटम जो है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरे एटम के पास लोन पेयर होना जरूरी है। अच्छा एक चीज और,
जब भी ये बॉन्ड बनता है तो एक एटम जो है ना, दोनों में से जिन दो एटम के बीच बैक बॉन्डिंग हो रही है उन दोनों में से एक एटम सेकंड पीरियड का होना जरूरी है, और जो दूसरा एटम है वो सेकंड या फिर थर्ड, दोनों में से कोई हो सकता है। मतलब दोनों जो एटम है जो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो दोनों एटम तीसरे ऑर्बिटल के हैं तो सर वो जो बैक बॉन्डिंग है वो इफेक्टिव नहीं होती है ना। सर ये जो बैक बॉन्डिंग होती है दो तरह की होती है, पी पाई और पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। यस, कंडीशन बहुत आसान है कि 2p पाए ये वाली बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, 2p पाए एक का 3p पाए ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों ऑर्बिटल, दोनों जो एटम्स हैं उनके 3p ऑर्बिटल आप एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो सर ये वाली जो बैक बॉन्डिंग है ये सर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। सर एक बात बताओ, इस बैक बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा देख, सबसे पहला फर्क ये पड़ता है कि इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इंक्रीज करता है ना। इट लीड्स टू इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। ऑब्वियस है सर, दो एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है, सर दो एटम्स के बीच एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कमजोर होता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है और सर बॉन्ड में मजबूती आती है ना। सबसे पहला फैक्टर तो ये हो गया। अगर मान लो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है BF3, BCl3, BBr3 और BI3, मैं आपसे कहूं बता बैक बॉन्डिंग सबसे जबरदस्त कहां पर है? आप लोग बोलोगे BF3 में सबसे ज्यादा। मैंने कहा पूछा क्यों? आप कहोगे सर देखो यहां जो बैक बॉन्डिंग है वो 2p है, यहां 2p3p है, यहां 2p4p है। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो ऑर्बिटल की साइज बढ़ती जा रही है, N1 प्लस N2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती जाएगी। अगर मान लो यहां बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, इसका मतलब इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है किससे? फ्लोरीन से सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो इस बोरोन की और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। भाई लुईस एसिड कौन होता है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की हो? अब बोरोन कहेगा भैया मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे फ्लोरीन ने दे दिया है बैक बॉन्डिंग से। तो इसी वजह से जो फ्लोरीन BF3 का जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, उसका ऑर्डर है ये। तो ये करता क्या? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है और लुईस बेसिक स्ट्रेंथ को भी कम करता है। सर क्यों? अरे भाई यहां पर सोच, जो फ्लोरीन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस इसमें बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो अब फ्लोरीन अपना लोन पेयर किसी और को नहीं दे पाएगा, किसी और को नहीं दे पाएगा। इसका मतलब उसकी जो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो अच्छा लुईस बेस होता है। अब वो फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, तो उसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाती है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड एंगल जो होता है वो या तो इंक्रीज करेगा या फिर सेम रहेगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से कभी भी बॉन्ड और जो एंगल होता है वो डिक्रीज नहीं करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से जो आप लोग ध्यान में रखोगे। फिर उसके बाद एक और स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग आती है जिसका नाम है ब्रिज बॉन्डिंग। यस सर, ब्रिज बॉन्डिंग में क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, ब्रिज बनेगा दो एटम्स के बीच। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका मैं देता हूं और वो है B2H6। सर B2H6 कैसे बनता है? दो BH3 से मिलकर बनता है। सर B2H6 को डाइबोरेन बोला जाता है, डाइबोरेन और BH3 को बोरेन बोला जाता है। आप सोचिए बोरेन में जो बोरोन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सर, सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए बोरोन क्या करता है? यस, ये जो हाइड्रोजन है इस बोरोन से जुड़ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इस बोरोन से जुड़ जाता है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो इन दो बोरोन के बीच किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये बिहेव करते हैं सर ब्रिज बॉन्ड की तरह, ब्रिज की तरह। तो जो ऐसा बॉन्ड है जो इस हाइड्रोजन को इन दो बॉन्ड से जोड़ रहा है, इन दो बोरोन से जोड़ रहा है, उसको मैं क्या नाम दूंगा? ब्रिज बॉन्ड नाम दूंगा। और सर ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये क्यों बन रहा है? बिकॉज इस ब्रिज बॉन्ड बनने में ये जो बेचारा बोरोन है ना, इसको थोड़ा सा भला हुआ है इसका। आप कहोगे सर कैसे भला हुआ है? ऐसा बॉन्ड बनने से सर ये जो बोरोन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में कमी आई है ना, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और इस बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उनमें आपस में ओवरलैपिंग होती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जो बोरोन है सर इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रही है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो B2H6 में हमारा बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड होता है इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, बस।
सर यहां 3 एटम है, लेकिन 3 एटम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसका मतलब इसको 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं, और इसकी जो शेप होती है सर वो बनाना जैसी होती है, इस वजह से इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप लोग बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, मतलब टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल मतलब ये कैसा होगा, एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होगी। सर ये वाले जो बॉन्ड है ये कौन से बॉन्ड है सर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही एटम है, तो ये 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मतलब B2H6 के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा सकता है कितने 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, आप बोलोगे 1 2 3 4। कितने 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, आप बोलोगे तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। आप लोग बोलोगे सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है टर्म इसकी ब्रिज बॉन्ड की टर्मिनल बॉन्ड के कंपैरिजन में। मैं पूछूं किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, तो बॉन्ड एनर्जी भी किसका ज्यादा होता है, ब्रिज बॉन्ड का ज्यादा होता है। यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है। जनरली हम लोग ये कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां इस केस में इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग। सर ये जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना सर, ये 2 तरह की होती है। यस, कौन कौन सी, एक तो होती है अपना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्डिंग, है ना। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड ही तो है, और दूसरा होता है सर कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। यस, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। सर ये कैसा होता है, मतलब ब्रिज बॉन्ड बनते टाइम क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। आप बोलोगे सर एग्जांपल दो, मैंने कहा Al2Cl6। सर ये कैसे बनता है, AlCl3 का नाम सुना आपने, ये रहा सर AlCl3। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है सर। वैसे ही AlCl3 का एक और मॉलिक्यूल आपने इधर रख दिया, सर क्लोरीन के पास लोन पेयर है, बिल्कुल है सर। होता क्या है, ये क्लोरीन इसको लोन पेयर, ये क्लोरीन इसको लोन पेयर। इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस एल्यूमिनियम को दिया है, इसका मतलब इन क्लोरीन और इस एल्यूमिनियम के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहां पर भी इस क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इस क्लोरीन को इन 2 एल्यूमिनियम से जोड़ रहा है। ये जो 2 एल्यूमिनियम है ये इस तीसरे एटम के थ्रू जुड़े हैं, इस वजह से मैं इस बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड नाम दूंगा। लेकिन ये ब्रिज बॉन्ड कौन सा है, दिस इज कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। और यहां B2H6 में कौन सा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड, 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यस, मेरे हिसाब से यहां तक कहानी क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए, चलो जी आगे चलते हैं और अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो थ्योरी है यू मानो बॉन्डिंग से रिलेटेड सबसे लेटेस्ट थ्योरी है, और ये जो थ्योरी है इसके बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स क्या क्या है, सारे पोस्टुलेट मैंने यहां लिख नहीं रखे हैं, जो है वो मैं बोल देता हूं, डायरेक्ट एकदम आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगे। ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस इंफ्लुएंस करता है, मोनोसेंट्रिक होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक से ज्यादा न्यूक्लियस इंफ्लुएंस करता है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में कंबाइन होंगे तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यस, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी ये है। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी, और एक ऐसा होगा जिसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा है दुनिया इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलती है, जिसकी एनर्जी कम है दुनिया उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानती है। यहां आप सब समझदार हैं कि अगर एंटी बॉन्डिंग है मतलब एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। सर यहां उल्टा होगा, सर इसकी एनर्जी कम है और एनर्जी कम है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है इसका मतलब वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। बात ये आती है सर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, तो मैंने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो किसी ने कहा सर ये कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, मैंने कहा भाई तूने नाम सुना होगा इंटरफेरेंस। लेट्स से तेरे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका वेव फंक्शन साई ए, इसका वेव फंक्शन साई बी। अगर ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनको मैं इस तरह से दिखा दूं, ये रहा साई ए, ये रहा साई बी, इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड बी है।
मैंने कहा अगर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे कंबाइन हो, कैसे? मैंने कहा कुछ ऐसे कि साई ए प्लस साई बी, पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ ओवरलैप, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप। सर ये ऐसा तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। अगर सेम फेज में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब उसको मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनूंगा। इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूंगा, जिसको साई ए प्लस साई बी से दिखाया जाएगा। कैसे बना? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। और अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, साई ए माइनस साई बी हुआ, मतलब ऐसा हुआ कि इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है कुछ इस तरह से, तो सर मैं इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलूंगा। यस, बॉन्डिंग की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम। अगर मान लो यहां एम्पलीट्यूड ए है, बी है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए प्लस बी होगा, यहां जो एम्पलीट्यूड होगा सर वो ए माइनस बी होगा। यस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा नोड होंगे। सर ये नोड क्या होता है? बेटा जी आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है सर। सर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं ये कितनी तरह के होते हैं? मैंने कहा भाई ये तरीके तो बहुत सारे के होते हैं, लेकिन हमें पढ़ने कौन से? सिर्फ सिग्मा और पाई। सर ये तो वही सिग्मा से रिलेट कर सकते हैं क्या इसको? सिग्मा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड से? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कैसे कर सकते हैं? सर जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो उनमें जो ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, और पाई में ऑपोजिट, अलोंग की बजाय परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। जैसे मान लो आपका एक 1s ऑर्बिटल है, यस ये रहा सर 1s ऑर्बिटल, ये दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है साई ए प्लस साई बी की तरह, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको मैं सिग्मा 1s दिखाऊंगा। सर एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता था, याद कीजिए, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा दैट इज सिग्मा 1s। लेकिन सर अगर मान लो इसका 1s माइनस साई ए माइनस साई बी कर दूं तो बेटा जी बनता है सिग्मा स्टार 1s। ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s। स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमेशा स्टार से दिखाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच बहुत कम होती है। देखो ये रहा नोड, मैं आपसे कह रहा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा आपको नोड मिलेगा। यस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा नोड मिलेगा। डन है? तो ऐसे ही आप लोग सिग्मा उसके लिए भी बना सकते हो, 2s के लिए भी, 2p के लिए भी, ऐसे ऐसे डायग्राम्स हम लोगों ने काफी सारे बनाए थे, याद है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं दिखाऊंगा, जैसे मान लो सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, इस तरह से। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz। सर अगर आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मैं ऐसे लिखूंगा पाई 2px, पाई 2py, और अगर मान लो आपका एंटी बॉन्डिंग है तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। मेरी बात आप लोग समझ चुके हो शायद, है ना? मतलब जैसे अगर मान लो ये है तुम्हारा 2pz, 2px मान लेते हैं, और ये भी है 2px। सर देखो ना ये तो साई ए प्लस साई बी की तरह लग रहा है, तो इससे क्या बनेगा? सर इससे बनेगा पाई 2px। क्या बनेगा? पाई 2px। लेकिन सर अगर मान लो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है सर, देखो इसका नेगेटिव लो पॉजिटिव लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है, सर ये तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गया, तो इससे बनेगा पाई स्टार 2px। मेरी बात समझ में आई, है ना? पाई क्यों? क्योंकि साइड वाइज से बन रहा है। सिग्मा क्यों? क्योंकि हेड ऑन से बन रहा है। यस। अब होता क्या है, ये जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस पता होना जरूरी है। एनर्जी का सीक्वेंस पता होना जरूरी है सर ये जो एनर्जी का सीक्वेंस, इसको हम लोग दो अलग अलग केस में पढ़ते हैं, और सबसे जो पहला केस आता है वो आता है sp मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नॉट प्रेजेंट। sp मिक्सिंग क्या है? s और p ऑर्बिटल की आपस में इंटर मिक्सिंग से उनकी जो एनर्जी होती है उनमें चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज नोन एज sp मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। sp मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहां ऑपरेशनल नहीं होती, वो आपके सामने लिखा है O2, F2, Na2 और उनकी चार्ज स्पीसीज, वहां पर कभी भी आपको क्या नहीं देखना? sp मिक्सिंग नहीं देखनी। और अगर आप मान लो आपकी sp मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, तो जो एनर्जी का ऑर्डर मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा,
है ना। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने हैं? मैंने कहा वही 3 रूल काम में आएंगे। कौन कौन से? ऑफ-बो प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। इन 3 रूल की हेल्प से तू क्या करेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेगा। अब तो एक काम करना, ये तेरे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देना और सारे इलेक्ट्रॉन गिन लेना। मैंने कहा ठीक है। मान ले तेरे बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो है Nb, तेरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो Na, तो सर बॉन्ड ऑर्डर जो बनेगा उस मॉलिक्यूल का वो कितना हो जाएगा? Nb माइनस Na/2। अगर तेरा बॉन्ड ऑर्डर बेटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो जो मॉलिक्यूल होगा वो एग्जिस्ट करेगा। और अगर मान लो तेरा बॉन्ड ऑर्डर 0 या फिर लेस देन 0 है, तो सर बॉन्ड जो मॉलिक्यूल होगा वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस, अगर मान लो उसके पास एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर मान लो उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। मैंने कहा O2 लिख ले। सर O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 16 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा 16 इलेक्ट्रॉन तो फिल करके बता दे, देख तेरे पास ये रहा। सर सबसे पहले सिग्मा 1s में 2 जाएंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s में भी 2 जाएंगे, सर सिग्मा 2s में 2 जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s में 2 जाएंगे, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा पाई 2pz, इसमें कितने जाएंगे? सर 2 जाते हैं ना। सर इसके बाद कितने जाएंगे? पाई 2px, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन कितने फिल कर चुके हो? 2, 4, 6, 8, 10। तो देखिए पाई 2px, पाई 2py पहले कैसे फिल करना है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 10 और 2 12, फिर 13 और फिर 14। ठीक है सर। अब 2 इलेक्ट्रॉन तुझे और फिल करने, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। चेक कर, पाई 2px में एक, पाई स्टार 2py में एक, दोनों इलेक्ट्रॉन एक में फिर मत फिल कर देना, हंट्स रूल का वायलेशन हो जाएगा, हंट्स बुरा मान जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आप गिनोगे? 2, 4, 6, 8, 10, 10 है सर। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 6 हो गए। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6/2, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। और सर इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल समझ गए सर। लेकिन सर अगर मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की sp मिक्सिंग हो रही हो, तो क्या करेंगे सर? ये रहा ऑर्डर। सर ऑर्डर में कहां डिफरेंस है? मैंने कहा सिर्फ एक जगह डिफरेंस है। देख यहां तेरा सिग्मा 2pz का एनर्जी पाई 2px, पाई 2py से ज्यादा है, और यहां तेरा सिग्मा 2pz का एनर्जी पाई 2px, पाई 2py से ज्यादा था। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और सर ये जो sp मिक्सिंग होती है कहां होती है? ये देखिए तेरे सामने सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं। ये सब्सटेंसेस और इनकी जो चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं उसमें sp मिक्सिंग होगी। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहूं Li2 का एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। Li2 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 6 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले कहां फिल करना है? सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2 और सिग्मा 2s में 2। ये लो सर बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। सर काम ही खत्म हो गया। बताओ जी कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होती है जो मैं हमेशा बोलता हूं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होंगे? पैरामैग्नेटिक का मतलब ये हो गया कि इनके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और साथ साथ अगर मान लो उस मॉलिक्यूल के पास 10 और 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। और डायमैग्नेटिक कब होगा? सर डायमैग्नेटिक होगा जब मान लो उसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सर इसमें से छोड़ देना किसको? एक्सेप्ट 10 और 16 को। 10 और 16 वाला पैरामैग्नेटिक नहीं, डायमैग्नेटिक नहीं होता, पैरामैग्नेटिक हो जाता है ना। जैसे अभी मैंने आपको O2 वाला केस बताया था, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट स्टिल वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। सर इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक भी होती थी क्या? मैंने कहा हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कैलकुलेट कर सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ तू कैलकुलेट कर सकता है बॉन्ड ऑर्डर भी, है ना। तो जैसे मान ले तेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14, यहां मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूं। यस, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं 14। जब 14 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा, ध्यान रखना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होता जाएगा, और लास्ट में बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर वैसे वैसे 0.5 से कम होता जाएगा। 13, 12, 11, 10, 9
और 8, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनके साथ बॉन्ड ऑर्डर कैसे वेरी होता है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लिया, और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे होता है उसका भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। तो कोई आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती, आप सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना होता है दैट इज योर फजान्स रूल। सर फजान रूल क्या बताता है? फजान रूल बताता है किसी भी आयोनिक बॉन्ड में कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है। सर आयोनिक बॉन्ड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आता क्यों है? आता है इसलिए क्योंकि जो कैटायन होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सिमेट्रिकल नहीं रहने देता। जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कैटायन और एनायन के न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज कर रही है इसका मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। किसी भी कैटायन की किसी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, दैट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्ट होने की जो टेंडेंसी है दैट इज नोन एज पोलराइजिबिलिटी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा आयोनिक बॉन्ड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से तब डिस्टॉर्ट होगा जब कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो और एनायन की पोलराइजिबिलिटी भी ज्यादा हो। तो सर एक बात बताओ, कब कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है और कब एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है? तो सबसे पहला पॉइंट यह कहता है कैटायन की साइज जितनी छोटी और एनायन की साइज जितनी बड़ी, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। बिकॉज कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी। तो कैटायन जितना छोटा एनायन जितना बड़ा, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा आयोनिक बॉन्ड में। सबसे पहला पॉइंट यही कहता है। अगर कैटायन और एनायन पे चार्ज ज्यादा है तब भी परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक कैटायन ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 है, और एक कैटायन ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1D10 और NS2 है। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और एक का NS0 है और एक का NH2NP6 है, तो जिसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डी ब्लॉक के कैटायन का मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी इस कैटायन की वो ज्यादा होगी, और इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसका मतलब इसी में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हमेशा ये 3 फैक्टर हैं, फजान रूल के 3 पॉइंट हैं, इनको याद रखें। इन पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए। कैटायन की साइज छोटी, एनायन की साइज बड़ी, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कैटायन और एनायन का चार्ज ज्यादा, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। एक कैटायन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक कैटायन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बस यही है तुम्हारा फजान रूल, और इस पे तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। आगे चलेंगे और अब चैप्टर धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जाता जा रहा है ना, खत्म होने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और अगला जो टॉपिक है अपना दैट इज योर वैन डर वाल्स फोर्सेस। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, और वैन डर वाल्स में भी सबसे जो पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैं आपको बता दूं वो होता है बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होता है? 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। 2 पोलर, है ना, 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच ऐसा होगा। सर एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यस यही होता था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सर ये किसके बीच होता था? सर एक होता है पोलर, यस देखो ये रहा, और एक होता है सर नॉन पोलर। कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें ये जो एनायन होगा ये नेगेटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिक नहीं होगी, इसमें भी डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे जो बॉन्ड होता है उसको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलूंगा। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किस किस के बीच होगा? 1 पोलर एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सर ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस चीज पे डिपेंड करता है? इन दोनों के डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। याद आया कुछ? डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। सर यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल किस चीज पे डिपेंड करेगा? सर मैंने कहा इसका तो डाइपोल मोमेंट उस पर डिपेंडेंसी होगी, और
इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल की पोलराइजिबिलिटी, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइजिबिलिटी, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने आसानी से डिस्टॉर्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा। सर एक और बच गया सर, अभी वैंडरवॉल फोर्सेस में एक और फोर्स बच गया। मैंने कहा कौन सा? आपने कहा सर इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ये बच गया सर। अरे मैंने कहा इसमें क्या होता है? आपने कहा सर दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और सर इनका जो मैग्नीट्यूड होता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है? दोनों की पोलराइजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतनी आसानी से डिस्टॉर्ट होगा और उस बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सर अगर मान लो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का और भी नाम है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लंडन फोर्स भी बोलते हैं और इसको डिस्पर्शन फोर्स भी बोला जाता है। सर अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा बॉन्ड है जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो आप लोग बोलोगे सर इनमें अगर आप कंपेयर करोगे तो जो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। यस, मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3, ये सबसे ज्यादा, फिर सेकंड वाला और फिर सबसे थर्ड वाला होगा। ये चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होती है और जो इंपॉर्टेंट होती है। सर ये जो वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? मैंने कहा भाई वैंडरवॉल फोर्स जो होगा तेरा, ये डिपेंड करता है तेरा मॉलिक्यूलर साइज पे, है ना। मैं ऐसे कह सकता हूं मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करेगा, है ना। तेरा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है ना, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम किसी भी मॉलिक्यूल का कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, उसका मास कितना ज्यादा है, उसकी साइज कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंडेंसी होती है किसकी? वैंडरवॉल फोर्सेस की। सरफेस एरिया भी कई जगह लिखा होता है। यस, अगर किसी का सरफेस एरिया ज्यादा है इसका मतलब वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। जैसे मान लो मैं अगर तुमसे पूछूं कि फ्लोरीन, है ना, हीलियम के नियोन, मान लो नियोन और आर्गन, नियोन के दो मॉलिक्यूल के बीच वैंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर आर्गन के दो मॉलिक्यूल के बीच वैंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है? आप बोलोगे सर नियोन की साइज छोटी है, आर्गन की साइज बड़ी है, तो आर्गन के दो मॉलिक्यूल के बीच जो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नियोन के दो मॉलिक्यूल के बीच वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होगा। बड़ी साइज है, सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा तो वैंडरवॉल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो? पक्का? बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं और एक और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का स्पेशल केस है किसका? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। सर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपका एक हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट ए से जुड़ा है। ये जो एलिमेंट ए है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। सर ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए सर। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, CF3, CCl3, ये सब कुछ हो सकते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है एक ऐसे एलिमेंट बी से जुड़ा है जो खुद पोलर है, जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर है। बस यहीं पे ये जो हाइड्रोजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा, इसके पास लोन पेयर, इसको डोनेट करेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। सर कंडीशन क्या होती है? ये जो दूसरा एलिमेंट बी है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी थोड़ी ठीक ठाक हाई होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो साइज है ना सर वो छोटी होनी जरूरी है। यस, इसकी जो साइज है ना सर वो कैसी होनी जरूरी है? छोटी होनी जरूरी है। अगर ऐसा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा हो, साइज भी छोटी हो, क्या सर फास्फोरस हो सकता है? मैंने कहा नहीं। क्या सर ये फ्लोरीन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑक्सीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। यहां क्लोरीन नहीं हो सकता, यहां क्लोरीन हो सकता है। यहां फास्फोरस नहीं हो सकता, क्यों? साइज बड़ी है। सल्फर नहीं हो सकता, क्यों? साइज बड़ी है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हो, उस बॉन्ड को मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलूंगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है कि जो हाइड्रोजन है वो एक बहुत ही भयंकर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, और जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन जुड़ने जा रहा है वो जो दूसरा एलिमेंट है सर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो हाई होनी चाहिए, साथ साथ उसकी जो साइज है वो भी छोटी होनी चाहिए, और सर उसके पास क्या प्रेजेंट होना जरूरी है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना जरूरी है। सही कह रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कितनी तरह का होता है? मैंने कहा दादा ये 2 तरह का होता है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं बोलता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, और जो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको मैं नाम देता हूं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, कौन सा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा नाम ही चीख चीख के कह रहा भाई, दोनों में जो डिफरेंस है उसको नाम ही बता देगा, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल के बीच, यस, एच एफ के जो दो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज इंटरमोलिकुलर। एच और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज योर इंटरमोलिकुलर। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, लेट से मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का एग्जांपल दे दिया, OH और NO2, एक ही मॉलिक्यूल में ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सैलिसाइल्डिहाइड का एग्जांपल ले दिया मैंने, OH CHO, एक ही मॉलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस, पक्का? ठीक है सर। सर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है सर, है ना, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, और ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन को रोकता है। यस, ये क्या करता है सर? इट प्रिवेंट्स एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर। क्या सर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, अगर आप लोग स्ट्रेंथ की बात करो, सर कैसे पता लगता है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? मैंने कहा भाई देख, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मान ले तेरा जो हाइड्रोजन है वो एक एलिमेंट A1 से जुड़ा है, और जो दूसरा केस है वो A2 से जुड़ा है। मैंने कह दिया जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है A2 की वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A1 से, तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है जिस एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब वो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये वाला केस ध्यान रखना। यहां A2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन इस A2 से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो मतलब यहां पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन सर अगर मान लो आपका A तो सेम है, लेकिन आज B चेंज हो गया है सर, मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो जिसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। अब तुझे क्या देखना है? लुईस बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। जिसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जिस एलिमेंट की, वहां पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। देख रहे हो तुम लोग? मान लेते हैं इसका लुईस बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर ऐसा है तो ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। लेकिन सर अगर मान लो ये बी भी चेंज हो रहा है, ये ए भी चेंज हो रहा है, उस केस में क्या करें? मैंने कहा उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ले। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी एटम की, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। काम खत्म, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये वाला एटम सेम है, तब तो आप इस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखने की बजाय इसका लुईस बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे कि कहां पर अच्छा बेस है, कहां इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है। ऐसे आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करते हो। ठीक है सर। सर इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या कहीं पर स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस आता है क्या सर? मैंने कहा भाई बिल्कुल डिफरेंस आ सकता है स्ट्रक्चर्स में। सर कैसे डिफरेंस आता है? मैंने कहा देख, अगर तू HF को सॉलिड स्टेट में लेगा, अगर तू HF को सॉलिड स्टेट में लेगा ना, तो तेरा HF पता है कैसे दिखेगा? आपने कहा सर बताओ कैसे दिखेगा? मैंने कहा तेरा जो HF है वो तुझे जिगजैग फॉर्म में दिखेगा, है ना, इस तरह दिखेगा। और एक HF का जो एक मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कैसा है ये? जिगजैग। और ध्यान देना, जिगजैग में मुड़ेगा कहां से? फ्लोरीन से, है ना, मुड़ेगा कहां से? फ्लोरीन से। हाइड्रोजन से मत मोड़ देना। अगर मान ले तेरा अमोनिया है NH3, जो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। अमोनिया जो होता है सर सॉलिड स्टेट में किस तरह से एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से जुड़ेगा कि शेप कैसी बन जाएगी सर? सर ये तो ऐसा लग रहा है लीनियर बन गया है सर। बिल्कुल सही बात है। कैसा बन गया? लीनियर। और NH3 का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये क्वेश्चंस आते हैं भाई, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सर जो वाटर होता है ना H2O सॉलिड, ओहो सर मजा ही आ जाएगा। H2O सॉलिड का मतलब हो गया सर आइस। सर ये जो आइस है इसका स्ट्रक्चर होता है सर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारा फ्री स्पेस अवेलेबल रहता है, और फ्री स्पेस ज्यादा है, इसी वजह से इसका जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम होता है। H2O लिक्विड से कम डेंस होती है H2O सॉलिड। आइस इसी वजह से जो H2O सॉलिड है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है।
सर यहां पर वाटर का एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सर ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा? सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एच बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा। वोलेटाइलिटी खुद बता दो ना, वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? किसकी वेपर ज्यादा बनेगी? अरे भैया अगर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो वेपर कम बनेगी, पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होंगे, वेपर फेज में नहीं जाना चाहेंगे। यस, तो आप लोग कह सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिजिकल स्टेट पे भी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। सर H2O जो होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन सर H2S गैस जो H2S जो है वो गैस है। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई ऐसा इसलिए है बिकॉज तेरा जो H2O है उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच, H2O के दो मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन H2S के दो मॉलिक्यूल के बीच क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है? सर नहीं है। तो मैंने कहा कौन सा है? आप बोलोगे सर वैंडरवॉल है। और सर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सर वो वैंडरवॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहां पर वाटर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लिक्विड, और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो गैस में है। बॉइलिंग पॉइंट, सर मैं ऐसे कह सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है सर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। मतलब जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चेक कर ले, अगर तेरे से कोई पूछे H2O और H2S में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो तू बोलेगा H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा होगा, बिकॉज H2O के दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं तेरे से पूछूं HF का बॉइलिंग पॉइंट और HCl का बॉइलिंग पॉइंट, तो तू बोलेगा HF का ज्यादा होगा, बिकॉज यहां HF के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है और HCl के दो मॉलिक्यूल के बीच वैंडरवॉल है। वैंडरवॉल वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। मेरी बात शायद आप लोग समझ पा रहे हो। सर और भी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा क्या? मैंने कहा भाई देख मैं सारी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा लिखवा रहा हूं। सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सर ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर जो वेपर प्रेशर होता है, जितना ज्यादा एच बॉन्डिंग होगी वेपर उतनी कम बनेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अल्कोहल जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, क्यों? बिकॉज अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये जो चीज है ये हमारी जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा काम आती है। अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर ले, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस होगा वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस किए हैं, है ना। लेकिन मैं यहां सिर्फ आपको डिफरेंसेस वगैरह समझाना चाह रहा हूं, एक सीक्वेंस में आपको देना चाह रहा हूं। आगे एक बहुत ही छोटी सी चीज है जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। थोड़ा सा सुनिए होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास NaCl सॉलिड है, यस NaCl आपका सॉलिड स्टेट में है, आपने इसको हीट दिया और ये Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो गया। सर इस प्रोसेस में कुछ हीट देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका नाम होगा लैटिस एनर्जी, ठीक है सर। और अब आपने क्या किया, इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। क्या कर दिया आपने? इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। सर डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस का सॉल्वेशन होगा, हाइड्रेशन होगा। सर कैसा होता है सॉल्वेशन? मैंने कहा देख ये है Na प्लस गैस, दिस इज Na प्लस गैस। वाटर का, वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव इस सोडियम पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखिए इस अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एक्यूमुलेशन होता है Na प्लस के चारों तरफ, इसी को बोला जाता है हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस या फिर सॉल्वेशन ऑफ Na प्लस। और इसको मैं दिखाऊंगा Na प्लस एक्वस से। मेरी बात समझ रहे हो? सर जब ये प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सर इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज हुई है उस रिलीज एनर्जी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। यस सर ये जो हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन एनर्जी है ये कब ज्यादा होगी? मैंने कहा सबसे पहले एक फैक्टर आता है, तेरा जो हाइड्रेशन एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर लिख दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर तेरा केटायन और एनायन पे चार्ज ज्यादा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा केटायन पे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सर और दूसरा फैक्टर,
सर हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अगर आपका एटम का साइज बड़ा है इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम गैस में दे रखे हैं, किसकी साइज सबसे बड़ी है? आप बोलोगे डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। मैंने कहा बेटा एक काम कर, Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, किसका साइज सबसे बड़ा है? आप बोलोगे Li प्लस एक्वस का साइज सबसे बड़ा है। ध्यान रखिएगा, अगर गैसियस स्टेट में है तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, लेकिन अगर एक्वस स्टेट दे रखी है तो ध्यान रखना एक्वस स्टेट मतलब इस Li प्लस का हाइड्रेशन हो चुका है। इन तीनों में सबसे छोटी साइज है Li प्लस की, और अगर Li प्लस की साइज सबसे छोटी है तो उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। दादा हाइड्रेशन जितना ज्यादा उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होंगे इसके चारों तरफ, और जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होंगे इसकी साइज उतनी बड़ी होगी। आफ्टर हाइड्रेशन सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? इन तीनों में Li प्लस की होगी। बिफोर हाइड्रेशन सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? K प्लस की होगी। आफ्टर हाइड्रेशन सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? Li प्लस की होगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज या फिर रेडियस। और अगर Li प्लस एक्वस की साइज बड़ी है तो सर इसके लिए घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। यस, क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो फिर K प्लस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। देख रहे हो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बनते हैं। अब समझो, मान लो आप चाहते हो कि ये जो हमारा NaCl है वो पानी में डिसॉल्व हो जाए, तो सर देखो दो चीज हो रही है। यहां सबसे पहले लैटिस ब्रेक हो रहा है और फिर हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है और सर लैटिस में एनर्जी देनी पड़ती है, लैटिस ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब सॉल्युबल तब होगा NaCl जब वो यहां से यहां पहुंच पाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस पहुंच पाएगा। यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब आपका NaCl पानी में सॉल्युबल हो चुका है। यहां से यहां पहुंचने के लिए एनर्जी चेंजेस दो तरह के हैं, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर मान लो आपका लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये प्रोसेस बड़े आराम से हो जाएगा और आप बोलोगे जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या है? सर पानी में सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए सर किसके? हाइड्रेशन एंथैल्पी से, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। और इस सॉल्युबिलिटी के बहुत सारे ऑर्डर मैंने आपको लिखवा रखे हैं। जो मेन उसमें चीज है वो यही है कि तुम्हारा लैटिस एंथैल्पी शुड बी लेस देन किससे? हाइड्रेशन एंथैल्पी से। ठीक है सर। सर हमने दो तीन छोटे छोटे से नाम भी सुने हुए हैं। सर मैंने कहा कौन सा? सर मैंने एक नाम सुना है बेंट्स रूल। क्या होता है सर? मैंने कहा भाई बेंट्स रूल कहने को कुछ भी नहीं है अलग से, सिर्फ एक स्टेटमेंट तो याद रख ले, मतलब एक या दो स्टेटमेंट याद रख ले कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस ऑर्बिटल को जाके ऑक्यूपाई करेगा जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है। लोन पेयर हमेशा उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। बस इतनी सी चीजें तुझे याद रखनी है। यस, जैसे मान लो मैं लिखूं NH3, मैंने कहा NH3 में बेटा बता नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या? आपने कहा सर sp3, एक लोन पेयर है इसके पास और 3 बॉन्ड पेयर है। तो आपने सोचा sp3 है, इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होना चाहिए? हमने कहा सर परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होना चाहिए टोटल। लेकिन सर देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, जिस ये वाला जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा वो 25 से ज्यादा होगा, बिकॉज अभी हमने बात करी लोन पेयर उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर की वैल्यू 25% से कम हो जाएगी, क्योंकि एक जगह ज्यादा होगी तो दूसरी जगह कम होगी। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो शायद। सर मान लो आपने CH4 लिखा है, CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सर चारों के चारों जो बॉन्ड्स है वो सेम एटम के साथ बन रहे हैं, मतलब सब जगह परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? 25% होगा। लेकिन सर अगर मान लो यहीं पर ऐसा लिख दिया CH3F, इस कार्बन से एक फ्लोरीन और 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो सर फ्लोरीन उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा उस ऑर्बिटल में जाता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो। तो सर अगर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 से कम हो गया, इसका मतलब यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 से ज्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा है मुन्ना, तो अगर मैं तेरे से पूछ लू ना कि इसमें और इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा है जो ज्यादा मजबूत है, पता है तू क्या बोलेगा? तो ये बोलेगा ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, बिकॉज इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है।
इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तेरे काम में आते हैं, बनते हैं किससे? इस तरह से, इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे मत बोल देना कि यहां जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी एनर्जी और यहां वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी सेम है। सर है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही ना। अरे बड़े भाई, जो दूसरा एटम आया उसका भी इफेक्ट देख ले। और इसी वजह से हम लोग कहते थे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहां जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है ना। बताया था मैंने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, आप मुझे बताएंगे। एक छोटी सी चीज और है जो मैं आपको और बता देता हूं, उसका नाम है ड्रैगोज रूल। क्या नाम है सर? उसका नाम है ड्रैगोज रूल। सर क्या होता है सर ड्रैगोज रूल? देखिए, मैंने आपसे कहा बेटा एक बात बता, NH3 PH3, नाथू, पप्पू, आंसू और सब बीमार हो गए सर एक साथ। मैंने कहा बेटा एक काम कर, एक बात बता दे, यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपने कहा सर sp3। सर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 107 डिग्री है। सर मैंने कहा यहां सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, आप बोलोगे सर यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। यहां सर हाइब्रिडाइजेशन की बात ही नहीं होती। अरे मैंने कहा भाई ऐसा क्यों हो गया, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? तो कहा सर ड्रैगो ने ऐसा बोला। क्या कहता है ड्रैगो? ड्रैगो ये कहता है कि अगर मान लो आपका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या फिर उससे नीचे वाले पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, थर्ड पीरियड या फिर उससे नीचे वाले पीरियड का है, और उससे अटैच टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर 2.5 से कम है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो जो सेंट्रल एटम होगा उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। मतलब यहां जो बॉन्ड बना है फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बना है, ये प्योर पी ऑर्बिटल से बना है। और बेटा प्योर पी ऑर्बिटल में px py pz के बीच एंगल होता है 90 डिग्री। इसी वजह से इन सब में जो बॉन्ड एंगल होता है उसकी वैल्यू लगभग 90 डिग्री हो जाती है। इसमें 92, 91, 90 मतलब 89 ऐसा होता है, लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका प्योर पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, आपका हाइब्रिड पी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा। और सेम यही चीज मान लो मैं तुमसे कहूं H2S, H2O, H2SC, H2TE, बिल्कुल सेम लॉजिक यहां पर भी काम में करता है। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं है। इन सबका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग 90 डिग्री के बराबर होता है, बिकॉज ऑफ ड्रैगोज रूल, है ना। ड्रैगो ने ऐसा बोला था। एक छोटी सी चीज और है जिसका नाम है मेटालिक बॉन्ड। ये जो मेटालिक बॉन्ड है सर क्या होता है? जैसे मान लो एक मेटल है ना, सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसने लूज कर दिया। ऐसे बहुत सारे सोडियम के एटम है, बहुत सारे सोडियम के एटम है, मतलब बहुत सारे Na+ आयंस प्रेजेंट है, और इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। इसको कर्नेल भी बोला जाता है, पॉजिटिव कर्नेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये से इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है सर। इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखा होता है कई जगह। सर होगा क्या? आप ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मोबाइल होता है, घूमता रहता है पूरा मॉलिक्यूल। सर होगा क्या? ये जो प्लस है वो इस माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा, इसके चारों तरफ जितने भी माइनस चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज से अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यही जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन है, इसको मैं नाम दूंगा मेटालिक बॉन्ड। एक मेटल आयन और इसके चारों तरफ इसके इन्फ्लुएंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको मैं नाम देता हूं मेटालिक बॉन्ड। थोड़ा सा अलग सा है ये वाला बॉन्ड। और किसी भी मेटल की जो हार्डनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तगड़ा मेटालिक बॉन्ड है, हार्डनेस जनरली ज्यादा होगी। यस, बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को विराम देने की स्थिति में आ चुके हैं, है ना। समरी होते होते हुए भी मैंने एकदम एक अच्छे पेस के साथ पढ़ाने की कोशिश करी है, फिर भी लगभग 2 घंटे ना, पौने 2 घंटे का टाइम हमारा चला गया, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं टॉपिक्स का आपको फ्लो समझा पाऊं। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है इस चैप्टर को तो वो अच्छे से रिवाइज हो सके उसका टॉपिक, उसको एक चैप्टर के बारे में एक थिंकिंग क्रिएट हो सके। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा पहले या फिर टूटा फूटा पढ़ रखा है उसके लिए तो भाई ये वाला सेशन नहीं है, वो इससे दूर रहे। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, है ना। नहीं तो फालतू में तो मुझे गालियां दोगे कल को, अरे सर हमें तो समझ ही नहीं आया, या आपने क्या पढ़ा दिया, या आपने क्या पढ़ा दिया, है ना। चलो फिर बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। फिर उसके बाद अगला सेशन आएगा, उसमें पी ब्लॉक का आपको रिवीजन करवाया जाएगा।
समरी लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें बेटा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। तब तक नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल।